हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 80 लेकर। मार्केट आप देख ही रहे हो, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि अभी तक जो निफ्टी सिर्फ बढ़ रही थी, सेक्टर्स में चाल आनी बाकी थी, जो हम लोग बात करते आ रहे थे। कई लोगों का यह कहना था कि अब वो चाल नहीं आएगी, ये सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है, सिर्फ निफ्टी ही चलेगी, उसके बाद एक टॉप लग जाएगा और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी यूट्यूब पर भी और टीवी चैनल्स पर भी। लेकिन यहाँ पे हम बताते आ रहे थे आपसे कि ये जल्दी ही फिनिश होगा और आप देखोगे कि सेक्टर्स में भी स्टॉक्स में चाल आनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। और आप देख रहे हो पूरा सितंबर ऑलमोस्ट हाफ बीत चुका है और उसी तरह की चाल अब आपको सेक्टर्स में भी देखने को मिल रही है, स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कुछ अभी भी रुके हैं, उम्मीद ये है वो भी चलने शुरू होंगे और कुछ तो ऐसे चलने शुरू हो गए हैं जिसके लिए पूरी मार्केट वेट कर रही थी, आईटीसी जैसे स्टॉक्स, राइट। तो चलिए आज का वीकली मार्केट सिनेरियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आगे का रास्ता यहाँ से कैसे हम तय कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। याद होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, टारगेट हो चुका था, हमने बात की थी कि या तो अब ये करेक्शन बिल्कुल नहीं देगा 17,250, 17,300 इसी एरिया को होल्ड करते हुए ऊपर चला जाएगा, आरएसआई को होल्ड करते हुए ऊपर चला जाएगा, और या तो फिर ये करेक्शन दे सकता है 17,000 से नीचे और 16,600 के ऊपर कहीं भी इस एरिया में करेक्शन कर सकता है। और आपने क्या देखा होते हुए इस वीक, आपने देखा कि जो हमने बताया था कि 17,250, 300 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो आपने देखा कि ये नहीं गया। सिर्फ पहला आवर मंडे को 9:15 से 10:15 के बीच जो बना था उसी में एक फॉल आपने देखा, जिसमें आरएसआई ने हमारे दिए हुए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। आपने देखा सस्टेनेबिलिटी, जो शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, वो वहां पे नहीं हो सकी और नेक्स्ट कैंडल से ही आपको वापस से ये ऊपर काम करता नजर आया, चाहे प्राइस वाइज हो या आरएसआई वाइज। और इसी कारण से आपको ये शानदार रैली इस वीक देखने को मिली। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि प्राइस में जो करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर कर लेगा तो इस टारगेट एरिया को पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपने देखा वो प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुई, जिसके कारण अब उसके पहुंचने से पहले ही आपने ये फॉल इस वीक भी होता देखा। और इसी के कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे मैं पहले भी यहां पे बता चुका हूं, 15,200 के आसपास जब ब्रेकआउट की हम लोग बात कर रहे थे कि 16,500 और 17,000 की ओर चलेगा, उस समय कैरेक्टर नहीं था ब्रेकआउट का। उस वक्त आपने देखा कि बाद में आपको ये करेक्शन 2 मंथ्स की मिली। ठीक उसी तरह आपने देखा अगर ये करेक्शन यहां नहीं मिली तो फिर अब आपको यहां पे एक शार्प फॉल देखने को मिला। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या इस टारगेट एरिया के जाने के चांसेस अब कम हो गए हैं क्योंकि यहां पे इसने करेक्शन नहीं किया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बस ये ध्यान देना है कि जो ये करेक्शन इसने शुरू किया है, ये फिनिश कहां पे होती है। हम आज यहाँ पे आपको कोई सिनेरियोज नहीं बताने वाले हैं, हम आपको सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बताने वाले हैं कि अगर करेक्शन करता है प्राइस वाइज या टाइम वाइज तो उसके मैक्सिमम क्या होने की संभावना दिख रही है। तो जो पहली संभावना दिख रही है कि ये प्राइस वाइज करेक्शन अगर करना चाहे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 17,000 से 16,600 के बीच में कहीं भी एक बार लो बनाने आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी यहां से थी वो पॉसिबिलिटी चेंज नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये मान लेते हैं कि ये बहुत नीचे नहीं आना चाहता है, यहीं पे अगर थोड़ा टाइम बिताना चाहे तो क्या कर सकता है? तो देखिए मेरी नजर में उस केस में जो लोएस्ट एरिया होगा लेवल ऑफ सपोर्ट, वो होगा 17,250 से 17,300 का सपोर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर टाइम वाइज करेक्शन करता है तो उस केस में जो ये करेक्शन प्राइस में करेगा वो 17,250 से 300 के ऊपर ही ऊपर एक करेक्शन कर सकता है, और जो टाइम बिताएगा वो सितंबर एंड होने से पहले पहले ये अपनी करेक्शन को फिनिश करके अपने 18,200 से 18,500 के टारगेट एरिया की ओर बढ़ जाना चाहिए। सो इन वन लाइन, किसी के पास भी अगर पोजीशन है तो उसे 17,250 से 300 के जोन के नीचे
रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस जोन में आने की नौबत भी ना आए, लेकिन अगर आती है तो इससे ज़्यादा नीचे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस वाइज करेक्शन करेगा तो फिर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी इसमें एंटर करने की ज़रूर मिलेगी। सो जो भी पोजीशन है इसके ऊपर बनाए रखें, फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है। और अब आगे दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जिस पे हम क्या बात करते आ रहे हैं, आपको याद होगा इस पाइप बॉटम की लास्ट वीक हमने बात की थी कि इसके नीचे ही आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी है शायद ना जा सके और यहीं से आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है। बहुत ही साफ शब्दों में हमने कहा था, हालांकि मेजर सपोर्ट 35,700 था, लेकिन उसके बावजूद हमने ये बोला था कि बहुत उम्मीद अब बन गई है इस पाइप बॉटम की वजह से कि शायद नीचे ना आ सके। क्या देखा आपने? पूरे वीक पूरा डोमिनेशन आपने देखा बैंक निफ्टी और उसके सारे स्टॉक्स का। क्या शानदार चाल आपको देखने को मिली और क्या जबरदस्त मूव आई। सो बस यही आशा करता हूं कि जिन भी दोस्तों ने हमारे लेवल को फॉलो किया होगा उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई बेनिफिट जरूर हो रहा होगा। सो अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ज्यादा कुछ फेर बदल नहीं है। जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि मिनिमम 39 से 40,000 की ओर ये जा रहा है, उसी के लिए आप देख रहे हो इतनी शानदार चाल शुरू हुई है। उसके लिए सपोर्ट एरिया थोड़े बस चेंज हो गए हैं। क्या है वो सपोर्ट एरिया? वो सपोर्ट एरिया है 36,800 के आसपास। जी हाँ, अभी क्या है देखिए, ये मैंने लेवल लगा जरूर दिया है, मगर आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस लेवल तक भी अब ये ना आ सके और इसी के ऊपर ही ऊपर कोई टाइम वाइज करेक्शन अगर करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है। सो जिन भी दोस्तों के पास हमारे कहने से या किसी के भी कहने से पोजीशन है, इस सपोर्ट एरिया के दम पर बनाए रखें। कोई भी प्रॉब्लम मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात की थी हमने कि जो भी ये सपोर्ट एरिया हम पहले से लगा कर रखे थे, जिसके ऊपर ये सपोर्ट ले गया है, आप जल्दी ही देखेंगे कि यहां से ऊपर जा सकता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है, क्योंकि इसको भी 16,000 जैसे लेवल को टच करना है, जो कि बहुत दूर हमारी नजर में नहीं है और इसको उस एरिया को टच करना चाहिए। क्या देखा आपने? आपने देखा कि इस वीक तो ज्यादा खुशखास नहीं हो सका है, अभी इसी रेंज में ही लास्ट 1-2 वीक से काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे सपोर्ट एरिया है वो अभी तक इंटैक्ट है। और मैं बताता आ रहा हूं कि हम लोग पीछे बहुत अच्छी रैली इसमें ऑलरेडी जी चुके हैं, लेकिन यहां से भी और एक अच्छी रैली की संभावना है, जिसके लिए हम बने हुए हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो नीचे का सपोर्ट एरिया है अब उसका भी रोल फिनिश हो चुका है। किसी भी तरह की करेक्शन जो आती है वो आप देखोगे 13,600 के ऊपर ही फिनिश होके आपको यहीं से ऊपर जाता जल्दी नजर आ सकता है। लेकिन जो फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं उन सभी दोस्तों को इस रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक करने का, जो कि 14,700 के आसपास है, उसका जरूर वेट करना चाहिए। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक फिलहाल एक बार के लिए फार्मा सेक्टर से फ्रेश पोजीशन वाले दूर रहें और जिनके पास भी पोजीशन है बनाए रखें। किसी तरह की प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में अभी नहीं है। और इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। केमिकल सेक्टर में आपने क्या देखा इस वीक? जहां फार्मा ने कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं किया, मगर केमिकल ने इस वीक काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ एक स्टॉक्स ने एक अच्छी रैली हमें दिखाई, एक अच्छा मूवमेंट दिखाया और हमारी उस बात को ठीक करता नजर आया जो मैं आपको बताता आ रहा हूं फार्मा सेक्टर के साथ साथ, कि केमिकल सेक्टर में भी जो ये करेक्शन शुरू हुई है ये जल्दी ही फिनिश हो जाएगी और आपको वापस से ये ऊपर जाते नजर आएंगे। उसकी शुरुआत आपने देखा इस वीक होती नजर आई। सो इसमें भी कुछ ज्यादा कहने को नहीं है। जैसा मैं बताता आ रहा हूं, जो भी रेंज में काम कर रहे थे सेक्टर, चाहे फार्मा हो या केमिकल, उनके अच्छा करने का टाइम नजदीक आ रहा है और केमिकल ने यह साबित कर दिया है कि उसको ज्यादा जल्दी है ऊपर जाने की, उसको ज्यादा कहीं ऊपर जाना है, इसके लिए वो पहले ही चलना शुरू हो गया है। सो केमिकल सेक्टर में ध्यान रखें। मैं फिर बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज आज भी कई जगह पे हैं, कई स्टॉक्स में हैं, उन पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यहाँ से
कम से कम 30 से 50% के रिटर्न जल्दी ही आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। और अब आगे दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने कि ये जो ऊपर जा रहा है इससे ज्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है। पहले इसको 5910-20 के एरिया को जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है ब्रेक करने दें, उसके बाद ही हम मानेंगे कि ये कुछ जेन्युइनली अच्छा करने के मूड में है। कुछ ऐसा कैरेक्टर इसे दिखाने दीजिए। आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। इस वीक हाई जरूर लगा गया, मगर आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया, मेटल सेक्टर ने सबसे ज्यादा फॉल आपको दिखाया। सो आप समझ ही गए होंगे इसको कैसे डील करना है। एक बार फिर बता देता हूं, अभी क्या है, जो सपोर्ट एरियाज हैं वो जरूर यहाँ पे 5500 के आसपास एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्लैरिटी अभी हमें नहीं है। सो करना क्या है, करना वही है जो हम लास्ट 2-3 वीक से बात करते आ रहे हैं। जब तक 5910-20 का एरिया ये डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, कैरेक्टर ना दिखाए ब्रेकआउट का, तब तक इससे दूर रहें और किसी और सेक्टर में काम करने की कोशिश करें जिनके बारे में हम यहाँ बात करते आ रहे हैं। और अब आगे दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर जिसने शानदार प्रदर्शन दिया है। क्या बात करते आ रहे थे हम, इस एरिया से बात करते आ रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है ये सीधे हमें 18,000 से 20,000 के गेट तक ले जाएगा। बड़े आराम से वहां तक जा सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखा आपने होते हुए कि इस वीक थोड़ा सा ऊपर गया, कोई खास मूवमेंट नहीं आया, लेकिन अपने 18,000 के लेवल के आसपास इस वीक आता आपको नजर आया। सिर्फ 200-300 पॉइंट से ये अपने फर्स्ट टारगेट एरिया को टच करने से रह गया। हालांकि हमने ये भी बात की थी लास्ट वीक कि अगर ये करेक्शन करना चाहे यहाँ से, क्योंकि हाई के आसपास आया है, थोड़ा बहुत अगर यहाँ टाइम या थोड़ा बहुत प्राइस अगर ये गिराना चाहे तो कर सकता है करेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये करे ऐसा जरूरी नहीं है। सो आज भी मेरा वही स्टैंड है, करेक्शन अगर करना चाहे तो अभी भी उसके लिए ये गेट खुले हुए हैं। किस एरिया तक खुले हुए हैं वो आपके सामने पहले से लग रखा है। 16,400 के आसपास का ये एरिया है, इसके आसपास तक बिल्कुल आ सकता है। इस तरह की करेक्शन आपको जरूर देखने को मिल सकती है अगर ये करना चाहे तो। सो इसीलिए करेक्शन हो या ना हो, मेरी नजर में पोजीशन जिसके पास भी है, जिसने भी इन एरिया से एंटर किया हुआ है, पूरी तरीके से पोजीशन बनाए रखिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना देखिए हमेशा हमारा एक कह सकते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार रहा है कि भाई इतना अच्छा मूव मिला है। 16,000 से 17,800 के आसपास का हाई लगाया है, क्योंकि प्रॉफिट आ चुका है, वो लॉस में कभी बदलना नहीं चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट हमें करके रखना चाहिए। सो जिनके पास भी पोजीशन बनी हुई है, चाहे हमारे कहने से इन एरिया से, चाहे पहले से, बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। सो दोस्तों आ गए अब आईटी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इन एरिया से बाय करके बैठे हुए थे, पार्शियल प्रॉफिट पोजीशन यहां बुक कर ली थी और उसके बाद हमने बात की थी कि अभी भी जान है और आगे बढ़ सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे थे। क्या देखा आपने होते हुए, बिल्कुल नहीं गिरा और अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। सो आशा करता हूं आप हमारे काम करने के तरीकों को और हमारी एनालिसिस को समझ पाए होंगे और उससे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई बेनिफिट जरूर हुआ होगा। अब क्या करना है आईटी में, देखिए आज भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सपोर्ट एक थोड़ा सा चेंज हुआ है जो हम बात करते आ रहे हैं। अब 33,800 के आसपास वो सपोर्ट आ गया है, यानी कि अब कोई भी गिरावट आती है तो 33,800 और 900 के आसपास तक ही आ सकती है। इसके नीचे चले तो नमस्ते कर देना है, वरना पोजीशन अभी भी बनाए रखना है। कोई नहीं जानता कि यहां से भी कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। टॉप प्रेडिक्ट करने वाले, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, यहीं से गाने गाते चले आ रहे हैं, मैं सुनता चला आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग ने भी ऐसे गाने यूट्यूब पे खूब सुने होंगे। सो इसीलिए इतना ही कहूंगा, जो भी पार्शियल पोजीशन बनी है बनाए रखिए। सिर्फ उन्हीं को एग्जिट करना चाहिए जो इतना नीचे तक सपोर्ट एरिया को नहीं देख सकते। बाकी मेरी नजर में
बिल्कुल देखना चाहिए और बिल्कुल आगे इसको बढ़ाते चले जाना चाहिए पोजीशन को, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जो अभी तक 40% का हमें मूव मिला है सीधा सीधा इंडेक्स में, वो कल को 80 भी हो सकता है। पोजीशंस को बनाए रखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो आईटी सेक्टर में नहीं है। और अब आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर क्या देख रहे हो आप। जैसा हम बात कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे इंडेक्स उस तरह से परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो। आपने क्या देखा कि इंडेक्स ने परफॉर्म करना शुरू किया है और हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर निकलना इसका बहुत ज़रूरी है। क्या देखा आपने इस वीक, इस लेवल के ऊपर भी गया, निकलने की कोशिश किया, मगर जैसा हम बात करते हैं सस्टेन नहीं कर सका। सो क्या अब हो सकता है क्या ये यहाँ से गिरता चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर है कि अब जो फ्रेश पोजीशन हमें बाय करनी है उसके लिए हमें अपने रेजिस्टेंस एरिया को थोड़ा सा और रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10,500 से लेकर 10,450 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमने रिवाइज क्यों किया? ये रेजिस्टेंस हमने रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि देखिए बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है रेजिस्टेंस में, लेकिन मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देने के मूड में दिख रही है। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं, हमें मार्केट का फॉलोअर बनना है, अपनी नहीं चलानी है इस मार्केट में। तो अगर हमारे रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत रिवाइज कर रही है मार्केट, हमें उसको टाइम से रिवाइज कर लेना चाहिए और वही चीज़ मैंने आपके सामने आज कर दी है। सो जो भी स्टॉक्स निफ्टी ऑटो के इंडेक्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनमें हमें जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे तब तक दूर रहना चाहिए, क्योंकि करेक्शन अभी हो सकती है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस से लौट के जा रहा है। मगर फिर भी अगर हमें दिखता है कभी भी, चाहे नेक्स्ट वीक हो या उसके नेक्स्ट वीक, कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आता है, कैरेक्टर मिलता है ब्रेकआउट का जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, तो बिल्कुल फिर हमें उसमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक नई अपॉर्चुनिटी हमें ऑटो सेक्टर में मिल सकती है। सो जब तक ऐसा ना हो तब तक फिलहाल ऑटो सेक्टर से दूर रहें। और अब आगे दोस्तों एफएमसीजी के चार्ट पर दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या शानदार रैली हमें मिली है इसमें। और हर वीक हम बात करते आ रहे हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न हमें इस सेक्टर से देखने को मिला है। स्टॉक्स में 50-50%, 80% का रिटर्न हमें मई से लेकर अब तक मिला है। सो आशा करता हूं आईटी सेक्टर की तरह एफएमसीजी सेक्टर में भी हमारे सभी दोस्तों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से बेनिफिट जरूर हुआ होगा। सो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे हमने आईटी सेक्टर में बात की थी कि पार्शियल पोजीशन बना के रखनी है, क्योंकि किसी तरह की प्रॉब्लम सेक्टर में नहीं है। और रही बात अगर सपोर्ट के रिवीजन की, तो सपोर्ट रिवीजन जरूर होना है। ये एरिया अब आपको ट्रैक करना है जो कि आ रहा है 39,400 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब जिसको भी इसमें पोजीशन बना के रखनी है पार्शियली, वो इसी सपोर्ट एरिया को ट्रैक करे। जब तक इसके नीचे ना चले किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चाहे तो यहाँ से गिर सकता है, वो कोई नहीं जानता टॉप कहाँ लगेगा, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, वो हमारा काम नहीं है। सो जब तक हमारे सपोर्ट ब्रेक नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन आगे भी ट्रेल करते चलेंगे। और फाइनली आगे दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर क्या बात की थी हमने कि ज़रूर ये ऊपर जा रहा है, ज़रूर पीएसयू बैंक भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें अच्छा दिख रहा है। लेकिन चूंकि इसने हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया था, सो इसीलिए अब जब तक हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस एरिया 2510-20 के एरिया को ब्रेक ना कर दे, तब तक इससे दूर रहें। क्या देखा आपने? बहुत ही शानदार और बहुत ही शार्प मूव इस वीक हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया पे आते आते कहानी फुस हो गई और एक कैंडल ऊपर बनाया, मगर सेकेंड कैंडल में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकी और क्या फॉल आपको वहां से देखने को मिला। लेकिन इसने भी एक क्लैरिटी दी है कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली में जो हाई का एरिया था उसी को ये मान रहे हैं
उसी के आसपास से ये लौट के आया है। सो मैं उसी एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा हूं जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देना चाहती है। इसीलिए जो भी दोस्त अभी तक रेजिस्टेंस एरिया फॉलो कर रहे थे उनको अब 2570-80 का ये जोन फॉलो करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर ना चले तब तक PSU बैंक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि ऐसे जो भी स्टॉक हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म सपोर्ट ब्रेक नहीं किए हैं उनकी बात अलग है, वरना PSU बैंक के इंडेक्स को जो भी फॉलो कर रहे हैं स्टॉक सबसे दूर रहें और जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक ना करे तब तक इसमें किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन बनाने से जरूर बचें। सो ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स। चलिए जल्दी से इसे आपके लिए समराइज कर देते हैं। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में आप जैसा देख रहे हो कि जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि अगर अभी जो हमारे टारगेट एरियाज कंप्लीट हुए हैं 17,000 और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया हमने दिया था 17,300 से 400 के आसपास, मैंने ये बात क्लियरली बोली थी कि अगर यहाँ से करेक्शन प्राइस वाइज कर लेगा तो इसके लिए ज़्यादा हेल्दी साइन होगा क्योंकि इसको 18,500 साइड जाना है। क्या देखा आपने, हमने जो बात की थी कि या तो करेक्शन करेगा अच्छे से या बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे इमीडिएट सपोर्ट 17,250 से 300 का जोन भी ये ब्रेक नहीं करेगा और चलता ही चला जाएगा। आपने देखा कि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आई और जैसा मैंने बताया था बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आई और हमारे दिए हुए सपोर्ट एरिया को ये होल्ड करते हुए आगे बढ़ता आपको नजर आया। सो वहां करेक्शन नहीं किया, लेकिन आपने देखा ऊपर आते आते और वीक एंड होते होते आपको एक शार्प फॉल देखने को मिली। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, वही आपको देखने को मिली। अगर वो प्राइस वाइज करेक्शन नीचे नहीं आई, आपने देखा वो ऊपर की ओर ट्रिगर हो गई 17,700-800 के पास। सो अब क्या हो सकता है, अगर करेक्शन होती है, ये ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने चार्ट पे बताया, तो ये एक बार दोबारा से 17,250-300 की जोन या उससे अगर थोड़ा नीचे आता है तो 16,600-700 के आसपास एक बार जाने चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन अगर इसको अभी भी यहाँ से कंटिन्यू करना है, सीधे ही 18,500 पे जाके ही रुकना है, उसके आसपास ही जाके रुकना है, तो आप क्या देखोगे कि कुछ दिन की टाइम वाइज करेक्शन करना चाहे जो कि सितंबर एंड होने से पहले पहले खत्म हो सकती है, वो ये करके यहां से आपको वापस ऊपर जाता नजर आएगा और उस केस में हो सकता है कि जो 17,250 से 300 का जोन है वो भी ब्रेक ना करे और ये भी पॉसिबल है कि वहां तक भी ये ना गिरे और यहीं कहीं से 17,400 500 इसी एरिया में कहीं लो लगा के यहीं से आपको अपनी अपसाइड रैली कंटिन्यू कर सकता है। सो ये जो सारी कंफ्यूजन है कि मार्केट में करेक्शन आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी, इसको कैसे डील करें, तो देखिए एज ए ट्रेडर हम दो तरीके से काम करते हैं। एक कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए कहता हूं। दूसरा पोजिशनली प्ले करने के लिए। तो जो भी दोस्त हमारे 3, 4, 5 डेज के लिए प्ले कर रहे हैं उनको सिंपली 17,400 से 500 का लेवल ही ट्रैक करना चाहिए। मेरी नज़र में अगर करेक्शन नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, इन्हीं एरिया से वापस लौट के चला जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन अगर किसी को 18,200 से 500 का टारगेट प्ले करना है तो उसको थोड़ा सा साइज करेक्शन का डीपर रखना पड़ेगा, सपोर्ट को अपने थोड़ा डीपर साइड रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उन्हें 17,250 से 300 का जोन जो मैं पहले भी बता चुका हूं उसी को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन का और भी जो साइज अगर डीप इसे करना है तो उस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही करेक्शन का साइज डीपर हो सकेगा। तो इसीलिए उसको ही ट्रैक करें और उसके हिसाब से ही काम करें। वो ब्रेक करे तो फिर किसी भी तरह की पोजीशन ट्रेडिंग की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं अदर सेक्टर्स की। क्या बात की थी हमने अदर सेक्टर्स में कि ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं उनमें अभी फ्रेश अपॉर्चुनिटी बाइंग की नहीं मिल रही है। जिसके पास जो पोजीशन है वो बना के रख सकता है, अगर पोजिशनली थोड़ा प्ले कर रहा है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप देख भी रहे हो मिल भी रहा है, ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही चल रहे हैं, लेकिन फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। और उसी के लिए मैंने क्लियरली बोला था
कि हमेशा आपको जो देखना है अब वो एनर्जी और सबसे बेहतरीन बैंक निफ्टी सेक्टर को चेक करना है, क्योंकि इनमें टारगेट्स अभी बचे हुए हैं और चाल इन दोनों ने ही शुरू कर दी है। क्या देखा आपने, दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। इस वीक एनर्जी में उतनी ज़्यादा चाल नहीं आई देखने को, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो क्या किसी तरह का सेक्टर्स में चेंज है? किसी तरह का चेंज नहीं है। अभी भी जिसको बाइंग की पोजीशन देखनी है वो बैंक निफ्टी और एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में ही चेक करनी है, क्योंकि सेक्टर के स्टॉक सारे ही एक साथ नहीं चल रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, सेक्टर के अंदर भी स्टॉक रोटेशन होता है और सेक्टर रोटेशन तो होता ही है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है और उसके हिसाब से इसे डील करना है। इन्हीं दो सेक्टर में फिलहाल फोकस करना है। बाकी किसी के पास अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पस के लिए कोई पोजीशन है तो जैसा मैं बताता आ रहा हूं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मेटल हो, चाहे फार्मा हो, चाहे केमिकल हो, चाहे ऑटो हो या इवन पीएसयू बैंक हो, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर 2-3 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर होल्ड कर सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आप देख रहे हो उनमें बाउंस आता आपको नज़र आया है। हालांकि फ्रेश बाइंग के लिए जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, अभी भी वेट करने की ज़रूरत है। सो जिन भी दोस्तों को अगर ट्रेंड राइट करना नहीं आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करना आता है एज ए पोजिशनल प्लेयर या शॉर्ट टर्म प्लेयर, मैं बताता आ रहा हूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम अपने व्यूज शेयर करते हैं, जहां पे शॉर्ट टर्म लेवल्स, पोजिशनल के लिए मीडियम टर्म लेवल्स और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लेवल्स भी हम शेयर करते हैं, जिसके दम पर आप उन स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। धीरे धीरे वो रिवाइज होते रहते हैं और आप उनमें बने रह सकते हैं। सो बस ये लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं या पोजिशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2-3 मंथ से ज़्यादा की पोजीशन लेके बैठे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा है और आप देखेंगे और भी अच्छा होता आपको नज़र आएगा। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते के लिए रखते हैं, जो जिनकी बात हम यहाँ चार्ट्स पे करते हैं हर वीक, उनको बस थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कहीं भी मार्केट घूमे, बिल्कुल निकल जाना है स्टॉक से, और बिल्कुल कोई परेशानी की बात अभी तक दिख नहीं रही है। लेकिन लेवल को फॉलो करते हुए, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए बढ़ते जाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन, वो रेड वाला जो आपने अभी तक नहीं दबाया है, उसको दबाना मत भूलिएगा। सो अब दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। नेक्स्ट वीक एक बार फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।